चलिए दोस्तों, आज हम अपने समुच्चय चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में बताया गया कि परिभाषा क्या होती है समुच्चय की। तो कहा गया था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषा बताई गई थी। फिर निरूपण की विधियां बताई गई थी कि समुच्चय को दो तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। पहली विधि बताई गई थी कि तालिका विधि क्या होती है, या उसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। दूसरी विधि बताई गई थी कि समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो तालिका विधि में बताया गया था कि तालिका विधि में उनके अवयवों को दिखाते हैं, प्रत्येक दो अवयव के बीच में कामा लगाते हैं और मझले कोष्ठक के अंदर रखते हैं। जैसे बराबर ए बराबर दिया गया है, एक लिख दिया गया, दो लिख दिया गया, तीन लिख दिया गया, चार ऐसे लिखा गया है, मान लो संख्याएं। तो ये तालिका विधि में लिखे हैं, उनके अवयव को दिखाए हैं, प्रत्येक अवयव को, और कामा लगा दिए हैं, मझले कोष्ठक के अंदर रख दिए। ये तालिका विधि में लिखी गई है। अगर यही हमको गुण विधि में लिखना हो तो लिखेंगे यक्ष। ये संख्याएं कैसी हैं, इनके गुण को दिखाएंगे। ये संख्याएं हमारी कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो लिखेंगे यक्ष सच दैट। यक्ष एक क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। और कहां तक है ये, कहेंगे ये हमको पता नहीं है, प्राकृतिक संख्या कहां तक जाएगी ये भी नहीं पता है। ये गुण विधि में लिख दिया गया इसको। अब आगे हम पढ़े थे समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में पढ़ाया गया था आपको समुच्चय टोटल कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार पढ़ा गया था हम लोग रिक्त समुच्चय पढ़े थे। रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं। और रिक्त समुच्चय का मतलब होता है खाली समुच्चय, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसको फाई से डिनोट करते हैं। ए बराबर मान लीजिए लिख दिया गया खाली, ऐसे दिखा लेते हैं इसको रिक्त समुच्चय। दूसरा हम पढ़े थे एकल समुच्चय क्या होता है, कहेंगे एकल समुच्चय होता है जिसमें एक अवयव होता है। ऐसे लिख दिया गया ए बराबर यक्ष सच दैट यक्ष एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है और साथ में तथा सम भी है, अब बताइए ऐसी संख्या जो अभाज्य भी हो और सम भी हो, कहेंगे ऐसी संख्याएं केवल दो होता है। दो ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। अगर अभाज्य संख्या यानी जो स्वयं से कटे, किसी और संख्या से न कटे। सम का मतलब जो दो से कट जाए, तो कहेंगे दो ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी यानी स्वयं से कटती है और सम भी है। दो के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तीन, लेकिन है क्या वो विषम संख्या। तीन के बाद क्या आता है, पांच, अभाज्य संख्या है लेकिन सम नहीं है। पांच के बाद क्या आता है, सात, अभाज्य संख्या है लेकिन सम नहीं है। यानी उसके दो के बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी वो विषम संख्या होगी, और हमको लिखना कौन सा है, सम। तो कहेंगे दो ही एक ऐसा होगा अकेला जो अभाज्य भी होगा और सम भी होगा। इसका मतलब ये एक अवयव सिर्फ दिखा रहा है, एक अवयव है तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। तीसरा प्रकार हम पढ़े थे समान समुच्चय। तो बताया गया था इसमें कि ए और बी अगर दो समुच्चय दिया गया है तो इनके अवयव अगर आपस में बराबर हैं तो उनको समान समुच्चय कहते हैं। अगर बराबर नहीं है तो असमान समुच्चय कहा जाएगा। फिर पढ़ा गया था परिमित। परिमित का मतलब होता है जिसको काउंट कर सकते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 100, इसका लास्ट हमको पता है, जिसका लास्ट पता हो या जिसको काउंट कर सकते हैं वो परिमित कहलाता है। अपरिमित जिसका लास्ट हमको पता न हो ये अपरिमित कहलाएगा। ठीक, आगे पढ़ना है जो हमको उसको जान लेते हैं। आगे इसमें हमको पढ़ना है समुच्चय के प्रकार में उप समुच्चय क्या होता है, और यही पूरे चैप्टर समुच्चय में यही हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो उप समुच्चय क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबसेट, और इसका प्रतीक होता है ऐसे बना के एक नीचे बराबर का निशान लगा देते हैं। तो ये उप समुच्चय का निशान है। अब उप समुच्चय जान लेते हैं होता क्या है। कहेंगे ए अगर कोई सेट दिया गया, एक दूसरा सेट बी दिया गया है। ए में मान लो दिया गया है एक है, दो है, तीन है, और बी में दिया गया कि एक, दो, तीन ऐसे ही 10 तक का है। ए में एक, दो, तीन है और बी में एक से लेकर कहां तक है, 10 तक। तो कहेंगे ए और बी दो सेट दिए गए हैं। ए का अगर प्रत्येक अवयव अगर बी में पाया जा रहा है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। इसको पढ़ने का ढंग है कि ए उप समुच्चय है, ए उप समुच्चय है किसका, बी का है। ठीक, यानी ए का प्रत्येक अगर बी में पाया जा रहा है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अगर ऐसे दे दिया, जैसे मान लीजिए ए बराबर दे दिया गया हमारा, एक है, दो है, तीन है, चार है, और बी बराबर दे दिया गया
कि 2 है और 3 है। अब बताइए किसका टोटल किसमें पाया जा रहा है? कहेंगे ए का टोटल इसमें नहीं है। अब किसका किसमें है? कहेंगे बी का टोटल अवयव ए में पाया जा रहा है। कहेंगे जो बी है ना वो उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? ए का है। ऐसे दिखाएंगे इसको, ठीक। तो ये उपसमुच्चय दिखाने की विधियां हैं। अब आगे हमको जानना है कि उपसमुच्चय टोटल कितने तरह से बन सकते हैं, यानी उपसमुच्चय कितने हो सकते हैं किसी सेट के। तो जानेंगे पहले ए बराबर अगर मान लो दिया गया है ना 1 है, 2 है, 3 है। कोई पूछे इसके कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो कहेंगे इसके टोटल फार्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है? कहेंगे उस सेट में अवयवों की संख्या। 2 की पावर कितने है? 3। मान कितना हो जाएगा? 8। यानी इसमें टोटल कितने इसके उपसमुच्चय बन सकते हैं? कहेंगे 8 उपसमुच्चय बन सकते हैं। पहला उपसमुच्चय क्या होगा? 5, यानी ये इसमें कुछ नहीं होता है, ये इसका एक उपसमुच्चय कहलाएगा। 1 होता है, 1 इसमें पाया जाएगा नहीं पाया जा रहा है? पाया जा रहा है, इसका मतलब एक उपसमुच्चय है। 2 है, इसमें पाया जा रहा है, उपसमुच्चय कहलाएगा। 3 है, इसमें पाया जा रहा है, उपसमुच्चय कहलाएगा इसका। फिर 1 और 2 है, इसमें पाया जा रहा है, उपसमुच्चय कहलाएगा। 2 और 3 है, पाया जा रहा है, उपसमुच्चय कहलाएगा। 1 और 3 है, पाया जा रहा है, उपसमुच्चय कहलाएगा। और 1 है, 2 है और 3 है, ये भी इसमें पाया जा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। आगे एक और पढ़ना है इसमें हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल, यानी इसके कितने उपसमुच्चय बन गए? टोटल 8 उपसमुच्चय बन गए। तो उपसमुच्चय टोटल कितने बनते हैं? कहेंगे जितने अवयव रहेंगे 2 की घात में उतना लगा देंगे, टोटल उपसमुच्चयों की संख्या निकल जाएगी। अब एक आता है हमारा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्या होता है जान लेंगे। इसका निशान वही होता है, उपसमुच्चय का ही होता है, बस बराबर वाला उसमें से निकाल दिया जाता है। इसको उचित उपसमुच्चय कहते हैं। उचित का मतलब होता है बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसके निशान में ये स्पष्ट है कि बराबर वाला नहीं है, इसका मतलब इसके बराबर वाला नहीं होना चाहिए। ये वाला ये उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके उपसमुच्चयों की संख्या 8 है, इसमें बराबर वाला नहीं होना चाहिए, यानी इसमें उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होगी? कहेंगे 8 माइनस 1, यानी कितने हो जाएंगे? 7। इसका अगर फार्मूला 2 की पावर n है, तो उचित उपसमुच्चय का फार्मूला क्या होगा? 2 की पावर n माइनस 1, यानी 1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला है। ये पेपर में कई बार पूछा गया है। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, उचित उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं? कहेंगे जितने अवयव रहेंगे 2 की घात में उतना लिख देंगे तो उपसमुच्चयों की संख्या निकलेगी। और अगर हमको उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, 2 की पावर में घात लिख, जितने अवयव रहेंगे लिख करके एक क्या कर देंगे? उससे कम कर लेंगे, तो ये उचित उपसमुच्चय निकल जाएंगे। अब आगे जानना क्या है हमको इसमें कि जितने उपसमुच्चय हैं इसके 1 है, 2 है, 3 है और 1 2 2 3 और क्या है? 3 1 है और 1 2 3 है, टोटल 8 उपसमुच्चय है ना। तो अगर इनके उपसमुच्चयों का अगर पूरा समुच्चय निकाल दिए, अलग से उपसमुच्चयों का समुच्चय निकाल दिए, जितने उपसमुच्चय इसके बनते थे अगर इनका उपसमुच्चय हम निकाल दिए, इन्हीं को कहते हैं घात समुच्चय। क्या कहते हैं? घात समुच्चय। घात का मतलब पावर, इसके लिए इसको किसे दिखाते हैं? p से दिखाते हैं, यानी पावर ऑफ a, यानी a का घात समुच्चय क्या कहलाएगा? कहेंगे जितने इसके उपसमुच्चय बने हैं उसका अगर हम समुच्चय निकाल दिए वो घात समुच्चय कहलाता है। कोई पूछे घात समुच्चय क्या होता है? कहेंगे कि समुच्चयों के उपसमुच्चय को, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा घात समुच्चय पढ़ाया गया। इसमें आगे इसके समुच्चय के प्रकार पूरा हो गया है। अब आगे पढ़ाया जाएगा कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, फिर हम कैसे डैश निकालते हैं, किसी का पूरक कैसे निकालते हैं, समष्टि समुच्चय क्या होता है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।